नमस्कार। एसएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य लगभग पूरा होने को है और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन मैं आपको इससे पहले 31 साल पहले के कालखंड में ले जा रहा हूं, जब 6 दिसंबर 1992 को वहां पर जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था उसको ढा दिया गया था। और तब इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ का जो अखबार है हिंदी का जनसत्ता, उसके प्रधान संपादक थे और संस्थापक संपादक भी हम कहेंगे प्रभाष जोशी। वे अपने कमरे में रो रहे थे, यानी उनको जो ऑफिस का कार्यालय मिला था उस कार्यालय। आखिर क्यों रो रहे थे? क्या वो इसलिए रो रहे थे कि ढांचा ढा दिया गया, उनको मुआ था, या कुछ और बात थी? वह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को तब तक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो पहले बात करते हैं प्रभाष जी। प्रभाष जी विलक्षण प्रतिभा के संपादक थे। जितना उनको पत्रकारिता की समझ थी उतने ही वो संगीत के, गांधी पे या क्रिकेट के उनको पकड़ थी, और क्रिकेट के तो खासे दीवाने थे। और यह भी कहा जाता है कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो क्रिकेट के ही कारण थी कि वो मैच देख रहे थे और संभवतः भारत हार गया था, कुछ ऐसा हुआ था, या कोई जो भी था उनको एक हुआ कि दुख या खुशी कि वो उनको हार्ट अटैक आ गया था, ये कहा जाता है। जो भी बात करते प्रभाष जी की, तो प्रभाष जी ने जनसत्ता को ऐसा एक अखबार दिया जो दोबारा ऐसा अखबार कभी नहीं आया। उन्होंने आम लोगों की भाषा को इसके लिए चुना माध्यम, और सब कुछ उन्होंने इस तरीके की खबरें जो खोजी पत्रकारिता या आम आदमी की दुख पीड़ाएं सब उसमें आती थी। और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उन्हीं दौरान यानी प्रभाष जी के इस संपादक काल में जनसत्ता से जुड़ा, और लगभग 4 साल मैंने वहाँ जनसत्ता की में काम किया, रिपोर्टिंग। वहीं से हमने पत्रकारिता का काखागा सीखा। अब बात करते हैं 6 दिसंबर 1992। उस जमाने में इस तरह के सोशल मीडिया नहीं था, ये फोन भी इस तरीके के नहीं थे। सिर्फ लैंडलाइन होती थी, या फैक्स होते थे, या जू से दो तार होते थे, या जो बिग टेलीप्रिंटर, इस तरीके से खबरें आती थी, भेजी जाती थी। लेकिन लखनऊ से जो खबरें आ रही थी, और मुख्य तौर पे हम अयोध्या से, क्योंकि लखनऊ से लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से खबरें आती थी, या ये कहें कि हम अयोध्या से जो खबरें आ रही थी, वो सभी को यह हो रहा था कि आज ढांचा किसी तरह के, क्योंकि कार सेवक उसके गुंबद पर चढ़ गए थे और वो धीरे धीरे टूटता चला गया, और शाम तक ये खबर आई कि ढांचा ढा दिया गया। और जब ये खबर प्रभाष जी को मिली तो वे अपने कार्यालय में रोने लगे थे। अब सवाल है कि उनको ये पहले सूचना कैसे? हेमंत शर्मा जनसत्ता के वरिष्ठ पत्रकार थे, और वे लखनऊ से रिपोर्टर थे, या वरिष्ठ पत्रकार संवाददाता जनसत्ता के लिए। वे अयोध्या में थे। शाम को उन्होंने प्रभाष जी को फोन किया, तो प्रभाष जी को जब उन्होंने बताया कि ऐसा हो गया है, ढांचा ढा दिया गया, तो प्रभाष जी विचलित हो गए। हेमंत शर्मा जी ने अपनी किताब लिखी, तो उसमें वो लिखते हैं कि प्रभाष जी ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि यह धोखा है, या छल है, या कपट है। फिर वे लिखते हैं कि मैंने प्रभाष जी को बाबरी मस्जिद की पूरी विध्वंस जो है उसकी बात, पूरी कहानी बताई। प्रभाष जी रोने लगे, कुछ देर चुप रहे, फिर कहा यह धोखा है, छल है, कपट है, यह विश्वासघात है, यह हमारा धर्म नहीं है, हम इन लोगों से निपटेंगे। ये उनके शब्द। अब सवाल यह है कि आखिर वे रोए क्यों थे? क्या उनको इतना मोह था मस्जिद से? संभवतः ये भी नहीं था। दो तीन चीजें मुख्य थी। एक तो पूरी तरह गांधीवादी थे। गांधी एक ऐसे मानव थे जिनके लिए पूरे मानवता या लोग एक समान थे। वे एक ही दृष्टि से सबको देखते थे। उनके सामने हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं था। वो इसी चीज को मानते थे। और दूसरा ये था कि एक तो हिंदू धर्म में कभी भी इस तरीके से घटनाएं नहीं हुई, चाहे देश विभाजन हो या पहले जो भी हुआ, उस समय लाखों लोग मरे, लेकिन इस तरीके से मस्जिदें ढाने की बात नहीं आती। मुस्लिम जो धर्मांतर या आक्रांत थे, या जिसमें औरंगजेब टाइप, उन्होंने जो भी किया हो, मंदिर ढाए, या गौरी गजनवी के टाइम से हुआ, लेकिन हिंदू जो राजा थे या धर्म को इसकी मान्यता नहीं थी। ये दो बातें तो थी अपनी जगह, लेकिन एक तीसरी बात मुख्य थी, क्योंकि ये जो अयोध्या में संघ परिवार, खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के लिए निर्माण के लिए आंदोलन कर रहा था। अशोक सिंघल तब विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, हेड थे। वहां पे उन्होंने
भूमि पूजन या इस तरह के कुछ एक परमिशन मांगी थी केंद्र सरकार ने। तब केंद्र में नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, यानी कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। हालांकि इससे पहले आपको ये भी बता दूं कि जब मुलायम सिंह के दौर में भी इसी तरह की कोशिश हुई थी वहाँ पे, तो मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चला दी थी और बहुत सड़ी पूरी लाल हो गई थी। एक खबरें इस तरह की छपी थी। लेकिन खैर, सेंटर में तब कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। उस समय पत्रकार एक कमेटी बनी थी जिसमें मध्यस्थता ये हुई थी कि जिन्होंने संघ परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को एक भरोसा दिया था कि जो ढांचा है उसको कुछ नहीं होगा, बगल में ये अपना कार्यक्रम कर लेगा, विश्व हिंदू परिषद या संघ परिवार, क्योंकि उसमें बजरंग दल भी था, बीजेपी के नेता भी थे सभी, इससे हम उसको संघ परिवार बोलते थे। जब ये हुआ तो जो मध्यस्थता वाली कमेटी थी उसमें प्रभाष जी के अलावा वरिष्ठ पत्रकार निखिल चक्रवर्ती भी थे। और चूंकि ये वचन टूट गया था इसलिए प्रभाष जी दुखी थे, आहत थे और रोने लगे थे। ये तमाम बातें उनकी पुस्तक में तो हैं ही, लेकिन हमें याद है कि उस दिन जब हम भी ऑफिस में गए थे शाम के टाइम पे, तो पूरा सन्नाटा सा आया था। बहुत कुछ कोई बोलने की तैयार नहीं था कि जब लोगों से पूछा कि क्या हुआ तो तब पता चला कि ढांचा ढा दिया गया है। और एक दो दिनों बाद ये बात हमको सामने आ गई थी कि प्रभासी रोए थे। लेकिन उसके अगले दिन उन्होंने एक बहुत ही एक ऐसा तीखा जो एडिटोरियल लिखा था, एक पूरा फ्रंट पेज में आर्टिकल ये कह सकते हैं या उसको एडिट, विशेष एडिट कह सकते हैं, वो लिखा था। और जिसमें उन्होंने पूरी तरह से लिखा था कि पीवी नरसिंह राव को धोखा दिया गया, जबकि दूसरे लोगों ने नरसिंह जो अखबार थे उन्होंने उनकी निंदा की थी। इस बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। उन दिनों में जनसत्ता में ही वरिष्ठ पत्रकार या संवाददाता अनंत मित्तल जी थे। ये अनंत मित्तल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, गांधीवादी हैं। और ये भी मैं बता दूं कि हम लोगों को जनसत्ता में जो पत्रकारिता का खागा सिखाया वो मित्तल जी ने सिखाया था। तो सुन लेते हैं पहले मित्तल जी क्या कहते हैं, फिर इस पर आगे बढ़ते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। ये अब अयोध्या में राम मंदिर है, जो भगवान राम की मूर्ति है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। जनसत्ता के कालखंड में थोड़ा लौट रहा हूँ। अयोध्या में जब 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद जो ढाई गई थी, उसके बाद मुझे याद है कि जनसत्ता में एक अजीब सा माहौल था, लोग बुझे से थे। और बाद में हम प्रधान संपादक थे प्रभाष जोशी जी, उनका कई आर्टिकल भी थे इसके खिलाफ। और ये भी था कि वो रोए थे। फिर मैंने कई सर्च भी किया कि वो रोए थे, और तभी ये चर्चा हमारे पास थी। क्योंकि ये नया मुद्दा है कि अब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि लोग भी जाने कि ऐसे लोग भी थे भारत में कि जो इस प्रकरण पर रोए भी थे। तो आप भी उस घटना के गवाह रहे हैं, मुझे याद है। तो चर्चा में जब आप बताए, थोड़ा मुझे उस हिस्ट्री कालखंड में लौट के बता दीजिए कि वो क्या घटना थी, प्रभाष जी को कैसे आपने देखा था। देखिए, मैं स्वयं भी जब ये समाचार आने लगे थे दिन में 11 बजे से जी, कि लोग ढांचे पे चढ़ गए हैं, गुंबद पे चढ़ गए हैं और हथौड़े चला रहे हैं, हाँ, तो मैं खुद भी बहुत उद्विग्न था। हाँ, उन तमाम लोगों की तरह जो संविधान में विश्वास रखते थे, हाँ, जो उस आंदोलन से जुड़े थे, जो आजादी का आंदोलन एक लंबे अरसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश में चला था। हाँ, तो और उन्हीं आदर्शों से, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से प्रेरित होके हम लोग पत्रकारिता में आए थे जी, तो इसलिए हमारा विचलन बहुत स्वाभाविक भी था। और उस दिन की यही बात है कि मैं एक खबर लिख के, मुझे कोई असाइनमेंट दिया गया था, वो मैं करके ले आया। और वो खबर लेके मैं 6-6:30 बजे के आसपास शायद डेस्क पे नीचे गया। हमारा रिपोर्टिंग सेक्शन जो है ग्राउंड फ्लोर पे होता था, और हमारा जो प्रोडक्शन सेंटर था, सेक्शन था, वो अंडरग्राउंड था, तहखाने में। तहखाने में ही हमारा डेस्क था। तो वहां मैं देने गया तो प्रभाष जी एकदम रुआं से होकर ऐसे बैठे थे जैसे किसी व्यक्ति के घर में पर्सनल कोई मातम हो गया हो। और मुझसे बोले, भैया ये क्या हो गया? तो मेरे मुंह से अचानक बिल्कुल यही मेरे मुंह से फूटा कि जो बोया वो काटा।
इसकी तो तैयारी आज से चल नहीं रही थी। इसकी तो तैयारी इंदिरा गांधी के जमाने में शुरू हो गई थी, जब रामदयान की रथ यात्रा निकली थी। तो तब से शुरू हो गई थी, लोगों का मानस बनाया जा रहा था। जी। अच्छा, मुझे एक चीज जाननी थी, उनका रोने का क्या कारण था? ये जो ढांचा गिरा था, या जो प्रधानमंत्री नरसिंह राव के लिए वो जो कमेटी बनी थी एक, उसमें ये भी शामिल थे? इन्होंने एक वचन दिया था कि वो नहीं टूटने देंगे, ऐसा कुछ था। थोड़ा उसको बता दीजिए, क्या कारण इन दो में से क्या था? देखिए, ये कारण तो वो ही जान सकते हैं कि उनको क्यों रुलाई फूटी। जी। ठीक है ना, क्योंकि मेरे सामने तो रुलाई नहीं फूटी, रुआंसे थे। रुआंसे थे, जी। लेकिन जैसे आप बता रहे हो, हेमंत शर्मा ने लिखा है हाँ, कि वो उनकी रुलाई फूट गई थी उनसे बात करते हुए। हाँ, उन्होंने लखनऊ से, जो बड़ा स्वाभाविक है, वो बहुत भावुक आदमी थे। हाँ, है ना, वो तो मतलब उतने ही दीवाने क्रिकेट के थे जितने दीवाने राजनीति के थे, जितने दीवाने गांधी के थे, जितने दीवाने जयप्रकाश के थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो उतने ही दीवाने वो क्रिकेट के भी थे। तो हाँ, वो एक बड़ा विलक्षण व्यक्तित्व था हिंदी पत्रकारिता में, प्रभाष जोशी का। हाँ, हाँ, तो उस वजह से उनकी रुलाई फूक जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ। तो लेकिन ये कि हाँ, वो जो मध्यस्थों की उस समिति में थे, जिसमें निखिल चक्रवर्ती थे, हाँ, प्रभाष जोशी थे, बल्कि निखिल चक्रवर्ती उस मध्यस्थता की मुहिम में शामिल ही प्रभाष जोशी के कारण हुए थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। प्रभाष जोशी ने ही उनको शामिल किया था। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, गोविंदाचार्य और रज्जू भैया भी शायद उसमें थे। है ना, अगर मेरी स्मृति सही साथ दे रही है तो। जी। बाकी मैं गारंटी नहीं कर सकता, इसके लिए आपको हाँ, नहीं, वो मैं देख लूंगा। जी, जी। पुष्टि कर लेनी चाहिए तथ्यों की, समय के दस्तावेजों से। हाँ, कर ले जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे उस समय राजनीतिक ब्यूरो के जो प्रमुख थे, राम बहादुर राय, आजकल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के वो अध्यक्ष हैं। और पद्मश्री भी मिला है उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद केंद्र में। तो उनका एक लंबा पत्रकारी जीवन रहा है, जिसमें राजनीति भी उसका एक राजनीतिक पहलू भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके ही कहने पे, उनके इंसिस्ट करने पे प्रभाष जी ने निखिल चक्रवर्ती को मनाया होगा, और शायद खुद भी उसी कारण राजी हुए होंगे जी, मध्यस्थता के लिए। और मुझे याद है कि उन्होंने जो अगले दिन संपादकीय लिखा था, उसमें लिखा था कि ये धतकरम, कुछ ऐसे शब्द था ना, धतकरम ना, वो अकेले ऐसे संपादक थे जिसने लिखा था कि प्रधानमंत्री को धोखा दिया गया है। धोखा दिया गया, हाँ, हाँ। बाकी सारे अखबारों ने, सबने नरसिंह राव की बुरी तरह से निंदा की थी। हाँ, हाँ, एकमात्र प्रभाष जोशी थे जिन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री से धोखा हुआ है। हाँ, ये वचन भंग किया है उन लोगों ने, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है। हाँ, जिन लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद ने और जिन संगठनों ने वहां पे लामबंदी की थी। हाँ, है ना, उसमें बीजेपी के लीडर भी शामिल थे, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी। उमा भारती तो कूद के मुरली मनोहर जोशी की कमर पे चढ़ गई थी। हाँ, खुशी के मारे। हाँ, फोटो सब दिखे थे। हाँ, हाँ, तो वो ये है, तो वो उस सब का उन्होंने बड़ा भारी भर्त्सना की थी। और एकमात्र संपादक थे, एकमात्र अखबार था हमारा जिसमें ये कहा कि भाई नरसिंह राव से धोखा हुआ है। हाँ, तो इसलिए ये एक सेंस ऑफ बिट्रेयल तो उनके मन में रहा ही होगा कि धोखा दिया गया हमको। और चूंकि कोई ऐसी ये सामान्य घटना तो थी नहीं, ये तो संविधान पे तमाचा था एक बहुत बड़ा है। वो सारी अवधारणा जिसपे बंटवारे के, इतने रक्त रंजित बंटवारे के बाद जो अंग्रेजों की साजिश के कारण हुआ। हाँ, हिंदू मुसलमान के नाम पे उन्होंने बांट दिया भारत जैसा मुल्क, जिसमें गंगा जमनी संस्कृति थी। लोग तहजीब के साथ, एक खुलूस के साथ एक साथ रहते आ रहे थे इतनी सदियों से। जिन्होंने साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का आंदोलन लड़ा, लंबा आंदोलन चलाया, उनको उन्होंने एक सेकंड में घृणा और जो है वहमनस से डाल के, धार्मिक बैर भाव डाल के जो है अंग्रेजों ने बंटवारा करा दिया देश का। और उसके उस बंटवारे में 10, ऐसा मानते हैं कि 10 लाख लोग उस बंटवारे में शहीद हुए। मैं शहीद जानबूझ के कह रहा हूँ, क्योंकि वो देश की आजादी की आखिरी समझो मुहिम थी जिसमें लोग शहीद हुए।
जी। इतने सारे लोग तो पूरे आजादी के आंदोलन में, जो गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चला आजादी का, उस सारे आंदोलन में नहीं शहीद हुए जितने बंटवारे के समय अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके शहीद करवा दिया था। अच्छा, मैंने एक बीबीसी उसके बावजूद अगर भारत ने सरदार पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और तमाम उस समय के बड़े बड़े नेताओं ने, जिनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे, इन तमाम नेताओं ने अगर मिलके ये तय किया कि संविधान सभा उस संविधान को अपनाएगी और मुसलमानों को देश में रखेगी, 7-8 करोड़ मुसलमान देश में रोके गए, उन्हें भरोसा दिया गया महात्मा गांधी, सरदार पटेल द्वारा और जवाहरलाल द्वारा कि भाई आप लोग यहाँ सुरक्षित हो, ये आपका मुल्क है, भले ही बन गया हो पाकिस्तान, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम उस अवधारणा पे चोट थी, उसके मर्म स्थल पे चोट थी, जिस अवधारणा से ये भारत का गठन हुआ था और भारत का संविधान बनाया गया था। इसलिए उससे मर्माहत होके अगर प्रभात जी रो दिए तो वो बड़ा, मैं उसे स्वाभाविक मानता हूँ, उसमें कुछ भी अस्वाभाविक या ऐसा कुछ नहीं था, किसी तरह का अतिरेक, वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। मैं स्वयं भी कई दिन तक उद्विग्न रहा उस घटना से। सत्य जो भी हो, लेकिन 31 साल बीत गए और ये सत्य है कि एक संपादक इस घटना से इतना मर्माहत था, दुखी था कि रो रहा था। यह महामानव ही ऐसे काम कर सकते हैं, वे लोग नहीं कर सकते जो धर्मों में, जातियों में बंटे। ये तो पूरी मानव सभ्यता इसी तरह की हो जाए तो फिर तो ये भीड़ मिट जाए। लेकिन सवाल आखिर वही आता है कि बाबरी मस्जिद के मामले में यदि एक बड़ा हृदय भी दिखा दिया जाता, जिन्होंने राम मंदिर को तोड़ा था, कि संभवतः ये घटनाएं न होती। लेकिन 500 साल बीत गए इस संघर्ष में और उसका नतीजा ये हुआ। तो खैर जो भी हो, हमें तो प्रभात जी की बात कर रहा था कि एक ऐसे संपादक भी थे जो इस घटना से रोए थे, और मुझे आपके सामने यही रखना था क्योंकि उस कालखंड में मैं भी जनसत्ता में था। और संभवतः ये भी बता दूं कि जब प्रभात जी का जो मुख्य ऑफिस था, उसके बाहर की तरफ हम शाम को खबर लिखने के लिए बैठते थे, तो उसी भीतर के कमरे में संभवतः रो रहे थे जब हम बाहर बैठे थे। लेकिन हमें ये चीज़ें भनक नहीं लगी थी। राम बाबू उनके पीए होते थे, वो बगल में ही होते थे, और हम इधर मंगलेश डबराल जी का रूम होता था, या उनके कार्टून होते थे, राजेंद्र धोड़पकर जी, उनके जो ऑफिस था उसमें हम शाम को बैठ के, क्योंकि वो रूम खाली हो जाते थे, वहाँ खबरें लिखते थे। तो ये बात आपको मुझे बतानी थी, क्योंकि 31 साल का कालखंड काफ़ी बड़ा होता है। उस विध्वंस के बाद एक फिर पुनर्निर्माण, जो भी हो पुनर्निर्माण हुआ है, और इसके अलावा मस्जिद भी वहीं पे बनने जा रही है, जो कि इस्लाम के जो पैगम्बर हैं उनके नाम पर वो बनाई जाएगी। तो ये सब अच्छा होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ ये समाज एक बटे नहीं, एक रहे, ये उम्मीद करते हैं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें, और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा एक और मुख्य चैनल है जो हिमालय सिविलाइजेशन पे, हिमालय सभ्यता। हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वहाँ भी जनजीवन है, लोग भी हैं, सभ्यता है, पूरी सभ्यता। उस सभ्यता पर केंद्रित है हिमालय लोग, अवश्य देखिएगा। नए मती के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।